मुस्तफ़ा कमाल जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई एक साइड पे खबर चलती है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, दूसरी साइड पे खबर चलती है कराची में बच्चा गटर में गिर के मर गया। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। हम जानना चाहते हैं कि जो रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है? असल में गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? जब आपके आवाम को इतना आपने नीचा दिखाया हुआ है, आवाम की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे हमें कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके मुल्क के साथ भी यही होगा। जहाँ पे आवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। ये हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आप कोई बच्चा कर भी ले तो यहाँ पे क्या कर सकता है? बजट ही नहीं हमारे होते, हमारे अभी यहाँ खाने के लाले पड़ते हैं। आम आदमी को जो फैसिलिटी होनी चाहिए माशरे में, स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, वो हम इस मुल्क में नहीं दे सक रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में एक बार फिर से भारत की जय जयकार सुनाई दी है और दुश्मन देश पाकिस्तान की लाचारी भी सामने आई है। पाकिस्तानी संसद में एक सांसद ने कहा कि भारत चांद पर लैंड कर गया है, जबकि उनके बच्चे गटर में गिरकर मरे जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पार्टी के सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बुधवार को पाकिस्तान की तुलना भारत से करते हुए पाकिस्तान की बदहाली और गरीबी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खुले गटर बच्चों की जान ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका पड़ोसी देश भारत ने पहले ही सफलतापूर्वक मून मिशन को अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान के सांसद ने कहा कि हम टीवी स्क्रीन पर खबर देखते हैं कि कराची में एक बच्चा खुले गटर में गिरकर मर गया, उसके 2 सेकंड बाद खबर देखते हैं कि भारत सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया है। पाकिस्तान के इससे बदतर हालात और क्या ही हो सकते हैं। पाकिस्तानी सांसद ने आगे कहा कि पाकिस्तान सरकार के लिए ये डूब मरने की बात है और हमें भारत से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आखिर क्या आपका सवाल है ना, क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है कि हम ऐसे हैं? देखिए ना, लोग तो मुझे बताते हैं, आप जैसे लोग, कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, फलाना मंसूबा फलाना मुल्क ले गया, वो मुल्क बहुत तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो जिन ममालिक ने आपके 1954-55 के मंसूबे लिए और कामयाबी हुई, तो हमें क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ा सा मैं इस पे 2 मिनट आपकी तारीख पे लूँगा। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान कहते थे आज पाकिस्तान है, ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता वगैरह और कलकत्ता, बॉम्बे सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर, ये सारी जो बात आप मुझे मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेट करा, इकोनॉमिक्स से। हाँ। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला, PL40 कर दिया। नहीं, PL40 480 कर दिया ना। 480 के बाद जब आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक का हमने उठाया। सर, मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने, देखिए सर, मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए नहीं। सर, आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज़ है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत को, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि किसी ने भी आपको रोका कि आप रिसर्च अच्छी ना करें? पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक पाकिस्तान में जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे। ये निज़ाम चल रहा था, इसकी खराबियां आपके इल्म में थी
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी फर्मों के साथ आपने काम किया, आपको इक्तिसादी मामलात की बहुत सूझबूझ हो। मेरे सुन लें, मैं समझिए, मेरे 10 साल के जो मैंने अपने FBI चेयरमैन बनने से पहले 10 साल जो तकरीर की फेडरल बजट के बाद, हर टीवी इंटरव्यू में मौजूद है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मॉडल दुबई मॉडल नहीं है, कोरिया मॉडल है। अच्छा सर, इकॉनमी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी सेगमेंट में। चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से बड़ी बात होती है कि होना चाहिए, वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे वक्त की अहम ज़रूरत होती है लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है और फिर हम कहते हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चले बहरहाल एक जुमला देर आए दुरुस्त आए, आपको नहीं लगता कि अभी सही वक्त है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, हमने इकॉनमी को बहुत, हम वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए कि सब लोग मिल के ये फ़ैसला करें कि हमने मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए हमने तसलसल, इकॉनमी के तसलसल को मेंटेन करने के लिए हमने एक कदम उठाने हैं। और हमारी इकॉनमी का इशू ये है कि हर हुकूमत आती है तो वो एक नई मईशत की पॉलिसी लेके आ जाती है और उस पॉलिसी के ज़रिए जो है जो कुछ किया होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब वक्त ज़ाया हो रहा होता है। अभी इस लिहाज से एक काम तो IMF कर रहा है, वो ये कर रहा है कि हुकूमतों को बांध के वो सब कुछ करा रहा है जो उनके ख्याल में, और IMF से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं और अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी उस सिलसिले में हो रही हैं। तो कि आगे इसलिए जाके हालात में बेहतरी भी होगी। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन बुनियाद बनेगा और वो अब करना चाहिए सियासतदानों को, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, वरना अवाम भी जो है वो इनसे नफरत करे। सर, वक्त के हवाले से हम बात कर रहे थे तो मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई बड़ी खूबसूरत कुछ लाइनें याद आ गई। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा यानी मोमेंट गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। सही है। हम क्यों नहीं समझते कि लम्हों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है? असल में हम लम्हे, मिनट, घंटे, दिन, तो 76 साल जाया कर महीने, साल जाया कर देते हैं। 76 साल एक लम्हे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? लम्हे की और लम्हों के फैसले, वो कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा दी थी। क्या बात? मतलब ये है कि जो लम्हों की खताएं होती हैं वो तो मतलब कौमें भुगतती हैं। तो हम वक्त को ज़ाया कैसे कर लेते हैं इतनी आसानी से? देखें जी, इस वक्त आप ये देख लें कि हर लम्हे आपका PIA जो है वो लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आज भी आप किसी फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। स्टील मिल जो कि 2007, 8, 6 में जब मुशर्रफ साहब के दौर में वो उसकी हुई थी, अपना सेल हुई थी और वो बेस्ट, और मुशर्रफ साहब के दौर में स्टील मिल कितना बिजनेस कर रही थी, कितना प्रॉफिट दे रही थी। इसी प्रॉफिट पे ला के उसकी डील की गई थी, उसको जो है रोक दिया गया और उसके बाद अब जो है हर पाकिस्तान का जो शहरी है उस सरिये के ऊपर सरिये की कीमत से ज़्यादा टैक्स दे रहा है उस मिल को चलाने के लिए। इसी तरह PIA है आपका,